नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम ME 209 में शेपर डिस्कस करेंगे। शेपर एक ऐसा मशीन टूल है जो मेनली फ्लैट सरफेसेस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ये फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड हो सकते हैं। इसमें भी लेथ मशीन की तरह सिंगल पॉइंट टूल यूज़ में लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होता है और फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह का है। जो फिगर हमको दिखाई दे रहा है उसमें मेनली हमको एक जॉब दिखाई दे रहा है। ये जॉब वो वर्क पीस है जिसके ऊपर हमें हमारा मशीनिंग करनी है या जिसका सरफेस हमको तैयार करना है। इसके ऊपर टूल लगाया हुआ है वर्टिकल पोजीशन में। इधर की साइड चिप दिख रहा है, कटिंग स्ट्रोक दिख रहा है और आइडल स्ट्रोक दिख रहा है और एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, इंडेक्स्ड फीड। तो ये सब पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जब शेपर के ऊपर कोई जॉब तैयार किया जाता है या वर्क पीस तैयार किया जाता है तो जॉब को वाइस में या टेबल के ऊपर डायरेक्टली क्लैंप कर दिया जाता है। तो जॉब इज रिजिडली हेल्ड इन वाइस or clamped directly on table. Tool is held in tool post mounted on ram of the machine. शेपर मशीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रैम। उस रैम के फ्रंट पोर्शन के ऊपर टूल पोस्ट होता है। उस टूल पोस्ट में टूल होल्ड किया जाता है। तो ये टूल हमेशा ही वर्टिकल पोजीशन में रहेगा। जब रैम में टूल को फिट कर दिया जाता है तो ये रैम इट रेसिप्रोकेट्स टू एंड फ्रो and makes the tool to cut the material in forward stroke। ये रैम टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इस तरह से ये यूँ चलता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, यानी वी कैन से जो उसका मोशन होगा वो वर्क पीस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन रहेगा। और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तब मटेरियल कट होता है। यानी जब ये इस तरह से एक बार इस डायरेक्शन में टूल आया है, पीछे से आगे की तरफ आया है, तो ये मटेरियल को कट करेगा। वापस ये आगे एक पर्टिकुलर लेंथ तक जाके और वापस पीछे आता है, बैकवर्ड आता है। बैकवर्ड आते वक्त ये कटिंग नहीं करता है। तो एक स्ट्रोक हम कहेंगे कि एक कटिंग स्ट्रोक हो गया और एक आइडल स्ट्रोक हो गया। तो एक टू एंड फ्रो मोशन जो है, आगे जाना वापस पीछे आना, ये कंप्लीट एक स्ट्रोक हुआ। और इसमें आगे जाने वाला पोर्शन को कटिंग स्ट्रोक कहेंगे और पीछे आने वाला पोर्शन जो कि रिटर्न स्ट्रोक है, क्योंकि उसमें कटिंग नहीं होती है, वो आइडल स्ट्रोक कहलाता है। तो वी कैन से कि नो कटिंग ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक ऑफ रैम एंड हेंस इट इज़ नोन एज आइडल स्ट्रोक। अब एक शेपर जो है उसमें मेनली क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके प्रिंसिपल पार्ट्स, वैसे कई सारे पार्ट्स हैं छोटे बड़े, बट मेजर पार्ट्स उसके जो हैं मेनली वी कैन से देयर आर 7 पार्ट्स, मेजर पार्ट्स ऑफ अ शेपर। और जो फिगर दिख रहा है दैट इज़ द सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ शेपर। तो ये ब्लॉक डायग्राम शेपर का बना के उसके प्रिंसिपल पार्ट्स की पोजीशन को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट पार्ट फिगर में हमको दिख रहा है बेस, देन उसके ऊपर कॉलम दिख रहा है। कॉलम के वर्टिकल साइड में, फ्रंट साइड में क्रॉस रेल है। कॉलम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रैम के फ्रंट पोर्शन पर टूल है और क्रॉस रेल से अटैच्ड होती है टेबल और टेबल के ऊपर लगी हुई होती है वाइस। तो ये सारे मेजर इसके पार्ट्स हो गए जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बेस। बेस इज़ अ हैवी एंड रोबस्ट कास्ट आयरन बॉडी। It acts as a support for all of the parts of machine mounted over it। ये कास्ट आयरन की एक रोबस्ट एंड हैवी पार्ट होता है जो कि मशीन के जो सारे पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, उनके लिए एक सपोर्ट का काम करता है। मशीन के सारे ही पार्ट्स इस बेस के ऊपर अटैच्ड होते हैं। देन सेकेंड मेजर पार्ट इज कॉलम। कॉलम इज़ अ बॉक्स टाइप कास्ट आयरन बॉडी माउंटेड ऑन बेस। बेस के ऊपर कास्ट आयरन का बॉक्स शेप का बॉडी, उसको हम कॉलम कहते हैं। इट एक्ट्स एज अ
हाउसिंग फॉर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म एंड द इलेक्ट्रिकल्स। इसमें कोई भी जो शेपर को ऑपरेट करने की मैकेनिज्म से यंत्रावलियाँ हैं और कोई इलेक्ट्रिकल अदर एसेसरीज़ हैं, वो सारी ही इसके अंदर स्थित होती हैं। It acts as a support for other parts of machine such as cross rail, RAM, etc. तो मशीन के और कोई पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स इस कॉलम के ऊपर अटैच किए हुए होते हैं, जैसे क्रॉस रेल कॉलम से जुड़ा होता है, रैम कॉलम से अटैच्ड होता है। तो रैम क्रॉस कॉलम के अपर पोर्शन पर अटैच होता है, यानी उसके हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अटैच किया जाता है, जबकि जो उसका फ्रंट वर्टिकल पार्ट होता है वहाँ पर क्रॉस रेल अटैच की जाती है। तो इन दोनों ही पार्ट्स को अटैच करने के लिए इसके टॉप सरफेस पर और इसके फ्रंट वर्टिकल पोर्शन के ऊपर गाइड वेज बनाए हुए होते हैं। तो इसके टॉप पोर्शन पर गाइड वेज बनाए हुए हैं, इसके फ्रंट वर्टिकल पोर्शन के ऊपर गाइड वेज बनाए हुए हैं, और इन गाइड वेज के ऊपर रैम और क्रॉस रेल फिट की जाती हैं एंड ये उसके ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकती हैं। Then third part is the cross rail. Cross rail is a heavy cast iron construction attached to column at its front on vertical guideways. जैसा अभी मैंने बताया कि कॉलम का जो फ्रंट वर्टिकल पोर्शन होता है उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में गाइडवेज बनाए हुए होते हैं और इन गाइडवेज के ऊपर क्रॉस रेल अटैच की हुई होती हैं। इस क्रॉस रेल में मेनली दो मैकेनिज्म्स होती हैं। वन इज़ फॉर एलिवेटिंग द टेबल एंड सेकेंड इज़ फॉर क्रॉस ट्रैवर्स ऑफ द टेबल, यानी टेबल को ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट कराने के लिए ये टेबल क्रॉस रेल से अटैच की हुई होती है और इसमें एक मैकेनिज्म लगी हुई होती है जिससे टेबल ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे ट्रैवर्स कर सकती है। इसके अलावा जब हमको फीड देना होता है टेबल को या वर्क पीस को, तो उसको राइट और लेफ़्ट में ट्रैवर्स करने के लिए या कहीं क्रॉस रेल के क्रॉस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करने के लिए, उसको चलाने के लिए भी मैकेनिज़्म यहाँ पर होती है। तो क्रॉस रेल में ये दो मैकेनिज़म्स होती हैं। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द टेबल। ये कास्ट आयरन का ही एक बॉक्स टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है जिसके ऊपर वर्क पीस या जो आपको होल्ड किया जाता है उसको सपोर्ट किया जाता है, और इसके लिए जो टेबल होती है उसके ऊपर के टॉप पोर्शन पर और साइड में उसके टी स्लॉट्स बने हुए होते हैं, इन्वर्टेड टी स्लॉट्स, जिससे उसको जॉब को बोल्ट्स की हेल्प से, टी बोल्ट्स की हेल्प से उसको टेबल के ऊपर इजीली क्लैंप किया जाता है। देन फिफ्थ पार्ट इज़ द रैम, जो कि फिगर में ये ऊपर दिखाया जा रहा है। तो ये एक सेमी सर्कुलर शेप की कास्टिंग होती है आयरन की। सेमी सर्कुलर यानी अर्धचंद्राकार शेप की कास्ट आयरन की ये कंस्ट्रक्शन है, और इसमें इसके जो फ्रंट पोर्शन होता है उसके ऊपर टूल हेड लगा हुआ होता है, और ये कॉलम के ऊपर बने हुए गाइडवेज के ऊपर ट्रैवल करता है सो दैट कि टूल की जो पोजीशन है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन रहे। इसमें इस रैम के अंदर के जो पोर्शन है सेमी सर्कुलर शेप में, जो इसका इनसाइड पोर्शन है, उसमें रैम की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए मैकेनिज़्म भी लगी हुई होती है। तो ये जो रैम है, इस रैम के आगे वाले पोर्शन पर टूल हेड लगा हुआ होता है जिसमें टूल होल्ड किया जाता है, और ये रैम इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसके अंदर एक मैकेनिज़्म है जो कि इसकी पोजीशन को सेट करने के लिए यूज़ में ली जाती है। देन नेक्स्ट पार्ट इज़ दिस टूल हेड। तो टूल हेड जो कि रैम के आगे वाले पोर्शन पर वर्टिकली होल्ड किया जाता है, दिस इज़ अ डिवाइस टू होल्ड द टूल। तो ये इसके अंदर टूल हेड के अंदर टूल होल्ड किया जाता है, और टूल हेड दो तरह के मोशंस कर सकता है। ये अप एंड डाउन स्लाइड कर सकता है क्योंकि रैम के आगे वाले पोर्शन पर भी गाइडवेज बनाए हुए हैं जिसके अंदर ये अप एंड डाउन मोशन कर सकता है। देन ये एक पर्टिकुलर एंगल तक स्विंग भी किया जा सकता है। जबकि हमें इंक्लाइन सरफेस तैयार करना होता है तो टूल को एक पर्टिकुलर एंगल पर सेट करने के लिए इस टूल हेड को उस एंगल तक स्विंग किया जाता है। एंड देन लास्ट पार्ट, दैट इज द सेवेंथ पार्ट, इज द वाइस।
Vice is normally a job holding device which is mounted on table. टेबल के ऊपर लगाई गई ये एक जॉब होल्डिंग डिवाइस है जहां हम डायरेक्टली टेबल के ऊपर वर्क पीस को अटैच नहीं करते, वहां वाइस में जॉब को होल्ड किया जाता है एंड इट होल्ड्स एंड सपोर्ट्स द वर्क ड्यूरिंग द ऑपरेशन. ऑपरेशन के दौरान वर्क को होल्ड और सपोर्ट करने के लिए हम वाइस को यूज़ में लेते हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ शेपर. थैंक यू.